क्लास 10th चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट एंड सॉल्यूशन एंड आल्सो फार्मूले के कंटेंट को अगर आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है, अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 100 में से 100 मार्क्स अगर आपको लेकर आना चाहते हो, तो सबसे पहला काम यही होता है कि आपको हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट को डीप से अंडरस्टैंड करना होगा। क्योंकि जब तक अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं होंगे, तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में 100 मार्क्स लाने की कैपेसिटी आप में नहीं आएगी। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे भी बना के आपको दे सकता है। तो आपके सामने मैं इसी को लेके आया हूँ। 100 मार्क्स अगर आपको लेकर आना है तो वीडियो को आप ज़रूर एक बार देखिए और इस कंटेंट को आप अपने नोटबुक में बिल्कुल राइट करो, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम जब होगा तो आप इस कंटेंट को देख के जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि सारा काम जो है मैथमेटिक्स के अंदर वो फार्मूला बेस होता है। तो इस वजह से हमें सारे फार्मूला अच्छी तरीके से लर्न होने चाहिए और कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो अब हम हर वर्ड को अंडरस्टैंड करेंगे। चैप्टर नंबर 14 की मैं बात कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी। तो इसमें जो सबसे पहला वर्ड जो आ रहा है वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? एक्सपेरिमेंट का नाम तो आपने सुना ही होगा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रैंडम एक्सपेरिमेंट की। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। टू और मोर देन टू आउटकम्स देन इवेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये कह रहा है ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें जो आउटकम्स जो बनते हैं वो 2 और मोर देन 2 होने चाहिए, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसको हम एग्जांपल से जैसे समझ सकते हैं, जैसे ए कॉइन टॉस्ड वंस। अब ये कह रहा है जब आप एक कॉइन को थ्रो करते हो, यानी एक कॉइन को जब आप टॉस करते हो तो कितने आउटकम्स बनते हैं? 2, हेड और टेल। तो जिस एक्सपेरिमेंट में 2 या 2 से अधिक आउटकम्स बनते हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो इसका मतलब 1 कॉइन का जो क्वेश्चन है वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। ए डाइस इज थ्रो वंस। देखो एक डाइस में कितने आउटकम्स होते हैं? टोटल 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब डाइस को थ्रो करना भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में आता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस है, उन सभी क्वेश्चंस में जो आउटकम्स जो होंगे वो 2 और 2 से ज़्यादा ही है। इसका मतलब सभी क्वेश्चंस जो है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट अंडरस्टैंड करने के बाद अगला जो हमारा सेकंड पॉइंट है, सैम्पल स्पेस। अब आपको सैम्पल स्पेस को समझना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी, अब आप प्रोबेबिलिटी का चैप्टर कर रहे हो और आपको सैम्पल स्पेस का ही नहीं पता, तो करने का कोई मतलब नहीं होता क्वेश्चन को। अब सैम्पल स्पेस क्या होता है? तो पहले इसके डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। ऑल आउटकम्स रिटर्न इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है ना? इसका मतलब ये होता है, ये जो रोस्टर फॉर्म जो वर्ड है क्लास 11th का है। मैं आपको इसको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। सभी आउटकम्स को आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर, आपके सामने एक सिंबल बना हुआ है, ये कर्ली ब्रैकेट है, इसके अंदर राइट करना है विथ कॉमे के साथ। ठीक है ना? यानी ऑल आउटकम्स रिटर्न इन द कर्ली ब्रैकेट विथ कॉमा। ठीक है ना? तो जो यहाँ पर जो कर्ली ब्रैकेट वाला जो बनेगा उसको ही सैम्पल स्पेस कहते हैं। आपको मैं बता दूँ, सैम्पल स्पेस को कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। इसको हम अब एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। ए कॉइन इज टॉस्ड वंस। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, ए कॉइन टॉस दिस वंस। इसका मतलब जब आप एक कॉइन को थ्रो करोगे तो क्या बनेगा? हेड और टेल। अब इन दोनों आउटकम्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप राइट कर दो कॉमे के साथ, हेड कॉमा टेल, कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दो। इसी को ही कहते हैं सैम्पल स्पेस। तो एक कॉइन को जब हम थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम्स भी कितने बने? 2 बने। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सैम्पल स्पेस राइट करने का मतलब है सभी आउटकम्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर राइट करना। ठीक है ना? लेकिन अपन जब क्वेश्चंस करते हैं तो अपन क्या करते हैं, सीधे सीधे राइट कर लेते हैं हेड और टेल। यानी ये बैड इंप्रेशन है। प्रोबेबिलिटी जब आप बड़े हो जाओगे, 11th क्लास में जाओगे, तो वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन में सैम्पल स्पेस बनाना होगा। कहने का मतलब हर एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर राइट करना होगा। अगर आप नहीं करते हो तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। 2 कॉइन थ्रो 1 टाइम, यानी 2 कॉइन टॉस्ड 1 टाइम। ये कह रहा है कि जब 2 सिक्के लो आप, अब 2 सिक्के को आप थ्रो करोगे, टॉस करोगे, तो क्या बनेगा? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, हेड टेल और टेल हेड। ये 4 आउटकम्स बने हैं। इन चारों आउटकम्स को आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर राइट कर लो। ठीक है ना? कॉमा लगा के। और इसी को ही कहते हैं सैम्पल स्पेस, और इसको कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है। क्लियर? यहाँ पर टोटल आउटकम्स 4 है, 3 की जगह, याद रखना।
तो सैम्पल स्पेस का मतलब आपको समझ में अब आ गया होगा, सभी आउटकम्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर राइट करना है। अब तीसरे वर्ड, अब हम इवेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले इवेंट की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एवरी आउटकम्स ऑफ वन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट। तो इस लाइन का मतलब है स्टूडेंट, आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो जितने भी जो आउटकम्स बनते हैं उन सभी आउटकम्स को ही इवेंट कहा जाता है। यानी आउटकम्स को ही हम क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, वन कॉइन टॉस्ड वंस। जब आप ये कॉइन फेंकेंगे तो क्या मिलेगा आपको, हेड और टेल, ये दो आउटकम्स मिले आपको। तो यहाँ पर जो हेड है, तो अगला वो जो हमारा वर्ड रहेगा उसमें हम बात करेंगे टाइप ऑफ इवेंट्स की। तो टाइप ऑफ इवेंट्स के बारे में हम बता रहे हैं यहाँ पर। टाइप ऑफ इवेंट्स जो होते हैं, दो टाइप के होते हैं इवेंट्स। एक इवेंट होता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का एक अगला नाम है, इसको पॉसिबल इवेंट भी कहते हैं। और सेकंड इवेंट में आता है इम्पॉसिबल इवेंट। तो इवेंट जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो दो टाइप के होते हैं, एक तो श्योर इवेंट और दूसरा होता है इम्पॉसिबल इवेंट। तो सबसे पहले हम श्योर इवेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो श्योर इवेंट क्या होते हैं? ऐसे इवेंट जो होते हैं जिसमें के सभी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी का जो टोटल होता है वो हमेशा 1 आता है। यानी ऐसे इवेंट जो होते हैं उनको ही श्योर इवेंट कहते हैं। कैसे? जैसे कि आपने एक कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन थ्रो करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हेड और टेल। तो इसी को ही श्योर इवेंट कहते हैं। जैसे आप एक डाइस ले रहे हो, आप उसको थ्रो कर रहे हो, तो थ्रो करने के बाद वो नीचे गिरेगा। गिरने के बाद वहाँ पर कौन से नंबर दिखेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो इनको ही कहा जाता है श्योर इवेंट। तो श्योर इवेंट का मतलब क्या होता है, किसी एक्सपेरिमेंट जब भी हम करते हैं और वो आउटकम्स अगर सैम्पल स्पेस में बन जाता है तो ऐसे इवेंट को हम श्योर इवेंट कहते हैं। डेफिनेशन के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। ए इवेंट सर्टन हैपन देन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। ठीक है ना? जो इवेंट हो सकते हैं, जो इवेंट होंगे, उनको ही श्योर इवेंट कहते हैं। स्टूडेंट याद रखना, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अब ये 1 क्यों होता है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने यूज़ कर रहा हूँ कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 ही क्यों होती है। समझ लो स्टूडेंट, एक डाइस है, एक डाइस में कितने नंबर्स होते हैं, 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमने बना दिया सैम्पल स्पेस। एक डाइस में टोटल आउटकम्स होते हैं 6। चलो स्टूडेंट, अब इस एक डाइस में 6 नंबर्स होते हैं, हर आउटकम्स की हम प्रोबेबिलिटी बनाएंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आपको पता नहीं एक डाइस में 1 कितने टाइम्स आता है, तो 1, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि जितने भी जो आउटकम्स होते हैं एक एक्सपेरिमेंट में, जितने भी आउटकम्स होते हैं, हर आउटकम्स की आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। ठीक है ना? अब इन सभी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का आप टोटल करो, तो क्या बनेगा, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, सभी का टोटल करो। तो क्या बनेगा, एलसीएम लेने के बाद 6/6 और सिंप्लीफाई करो तो आंसर क्या आएगा, 1। तो इससे हमें पता चलता है कि एक एक्सपेरिमेंट में जितने भी आउटकम्स होते हैं, हर आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी जब हम निकालेंगे तो उनका टोटल करने के बाद हमेशा 1 ही आता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा 1 के इक्वल ही आएगी। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो हमेशा 1 होती है। अगले इवेंट की हम बात करेंगे जिसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? ऐसे इवेंट जो कभी नहीं हो सकते उनको ही इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। जैसे जब आप एक डाइस को थ्रो करते हो तो क्या कभी डाइस पर 7 आएगा क्या? तो इसको ही कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है ना? जब आप एक कॉइन को थ्रो करते हो तो कॉइन को थ्रो करने के बाद क्या कभी भी उस पर 7 लिखा हुआ आता है क्या? तो ये कहलाता है इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे एक बॉक्स है, एक बॉक्स में मान लो एक बॉक्स है, उसमें रेड कलर की बॉल्स है। जब इनमें से आप एक बॉल को ड्रॉ करोगे तो क्या कभी भी ब्लैक कलर की बॉल आपको फाइंड मिल होगी क्या? क्योंकि अंदर तो रेड कलर की बॉल है तो ब्लैक कलर की बॉल आ ही नहीं सकती है। तो इसका मतलब ये इम्पॉसिबल इवेंट है। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है स्टूडेंट, 0 होती है। तो इसके डेफिनेशन की बात करते हैं, ए इवेंट कैन नॉट बी हैपेंड देन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट।
इसका मतलब है जो इवेंट कभी हो ही नहीं सकते, ऐसे इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। और ये बोर्ड में भी पूछा गया है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है स्टूडेंट? जीरो होती है। हम इसको निकाल भी सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। एक डाइस है, एक डाइस को थ्रो करोगे तो टोटल 6 आउटकम्स बनेंगे। अब मैं आपसे कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 8, यानी एक डाइस में 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब आप सोचेंगे सर 8 तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि डाइस में तो 6 ही नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 8 आने के फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? तो 8 आने के फेवरेबल जो आउटकम्स है वो तो ज़ीरो है। 8 आने का फेवरेबल आउटकम ज़ीरो है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6 है। अब ज़ीरो को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ज़ीरो। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा ज़ीरो होती है, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। तो इस तो टाइप ऑफ इवेंट में दो टाइप के इवेंट मैंने आपको बताया, एक तो श्योर इवेंट होता है और एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट जो हो सकते हैं उनको श्योर इवेंट कहते हैं, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आती है। इम्पॉसिबल इवेंट जो कभी नहीं हो सकते उनको इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, और इसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है हमेशा 0 होती है। अगला वर्ड जो है हमारा प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड फार्मूला हम देखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है, तो किसी भी क्वेश्चन की जब भी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो इसका एक ही फार्मूला है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। कहने का मतलब जिस इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो उसके आने के जो चांस है उसको न्यूमरेटर में राइट करना है, और टोटल आउटकम्स को डिनोमिनेटर में राइट करना है। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। इसको भी हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। समझ लो नंबर से हमारे पास 2 3 5 2 5 5 3, इसका मतलब टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे पास? 8 है। तो इनको कहते हैं टोटल आउटकम्स। अब मैं क्यों P2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, मतलब 2 आने का चांस निकालो। तो आपको चेक करना है 2 आने के चांस कितने हैं। 2 आने के चांस है हमारे पास 1 और 2। तो 2 आने के फेवरेबल आउटकम्स है 2 और टोटल आउटकम्स है 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 2/8। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर 1/4 आएगा। सेकंड, इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि नंबर 3 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप चेक करो कि यार 3 आने के चांस कितने हैं? 1 2 और 3। 3 आने के चांस यहाँ 3 है, तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/8। 3/8। इसी तरीके से अगर आपसे कहे कि नॉट 3 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, जब भी नॉट 3 आने की प्रोबेबिलिटी आपसे कहे, नॉट वर्ड का मतलब होता है 3 नहीं आना चाहिए, 3 को छोड़कर रिमेनिंग नंबर्स आने चाहिए। तो 3 वाले नंबर्स को आप यहाँ से लेफ्ट कर लो, तो पीछे कितने नंबर्स बचेंगे? 5। ठीक है ना? तो नॉट 3 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी 5/8 होगी। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यूज़ करना है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स का। अगला जो वर्ड आता है वो आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट किसको कहते हैं? ऐसे इवेंट जो एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट होते हैं उनको ही कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहा जाता है। यानी टू ऑपोजिट इवेंट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब मैं जैसे कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल भी राइट किए हैं। जैसे हेड, हेड का ऑपोजिट स्टेटमेंट क्या होगा? नॉट हेड। हेड का ऑपोजिट टेल नहीं होता है, हेड का कॉम्प्लीमेंट्री होगा नॉट हेड। जैसे डे का कॉम्प्लीमेंट्री होगा नॉट डे, नाइट नहीं होता है। अगर मैं कह दूँ टेल का ऑपोजिट नॉट टेल, मैं क्यों 2 का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा? नॉट 2। 5 का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा? नॉट 5। इवन नंबर का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? नॉट इवन नंबर। ठीक है ना? तो ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब एक फार्मूला हम यूज़ करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का टोटल हमेशा 1 आता है। इसको भी हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। मान लो एक कॉइन है, एक कॉइन में कितने रिजल्ट होते हैं? हेड और टेल। अब मैं आपसे कहूँ हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, तो आंसर क्या बनेगा? 1/2। अब मैं कहूँ नॉट हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, तो आंसर क्या बनेगा? 1/2। ठीक है ना? अब इन दोनों इवेंट का टोटल करो आप, तो इन दोनों इवेंट का जब टोटल करोगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का टोटल हमेशा 1 होता है। ठीक है ना? तो ये फार्मूला हम ये वाला यूज़ करेंगे, PE + PE बार इक्वल्स टू 1। PE का मतलब, E का मतलब इवेंट होता है, तो और E बार का मतलब नॉट इवेंट होता है। अगर मैं कहूँ इवेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? नॉट इवेंट होगा। इवेंट को किससे शो करेंगे? PE से, और नॉट इवेंट को किससे शो करेंगे? PE बार से, और इन दोनों का टोटल हमेशा 1 आता है। ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ से हम दो फार्मूले निकालेंगे। अगर मैं कहूँ PE बार का फार्मूला क्या होगा? 1 - PE। जब भी आपको नॉट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो सबसे पहले आप येस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो और उसको 1 में से लेस कर लो, तो नॉट की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। और PE का फार्मूला फाइंड करना है तो आंसर क्या होगा? 1 - PE बार। क्लियर?
तो इस तरीके से हमने प्रोबेबिलिटी का फार्मूला देख लिया है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं इसको भी देख लिया है, और यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, पी प्लस पी बार का सम हमेशा क्या आता है, 1 आता है। अगला वर्ड होता है रेंज। रेंज का मतलब होता है हम प्रोबेबिलिटी, इस क्वेश्चन चैप्टर में हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे सब क्वेश्चन का जो आंसर आएगा या तो 0 होगा या 1 होगा, या जो आंसर होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा। इसको ही रेंज कहा जाता है, यानी सबसे बड़े नंबर और सबसे छोटे नंबर्स उनके बीच के डिफरेंस को कहते हैं। तो आपको पता है ना प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होती है, 0 से बड़ी होती है, एंड लेस देन और इक्वल्स टू 1 होती है। कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल 1 होता है। इसी को ही हम प्रोबेबिलिटी की रेंज कहते हैं। इसका मतलब सारे क्वेश्चन का आंसर या तो 0 होगा या 1 होगा या 0 और 1 के बीच में होगा। प्रोबेबिलिटी के किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना तो नेगेटिव होता है ना ही 1 से बड़ा होता है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है वो 0 और 1 के बीच के अंदर रहती है। अब हम बात करते हैं टोटल आउटकम्स की। तो आपको सभी क्वेश्चन में टोटल आउटकम्स के बारे में पूरा सैम्पल स्पेस पता होना चाहिए। जैसे 1 कॉइन में टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, हेड और टेल। 2 कॉइन के टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, इसका मतलब जब 2 कॉइन को आप थ्रो करोगे तो कितने आउटकम्स बनेंगे, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड, 4 आउटकम्स बनते हैं। 3 कॉइन में टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे, तो 3 कॉइन को जब भी आप थ्रो करोगे टोटल 8 आउटकम्स बनेंगे। ट्रिपल एच, ट्रिपल टी, एच डबल टी, टी एच टी, टी टी एच, टी एच टी एच या एच टी। तो 1 कॉइन के 2 रिजल्ट होते हैं, 2 कॉइन के 4 रिजल्ट होते हैं और 3 कॉइन के 8 रिजल्ट होते हैं। सिमिलरली अब हम बात करते हैं अगर डाइस की। सिंगल डाइस में टोटल आउटकम्स होते हैं तो 6, लेकिन 2 डाइस के रिजल्ट कितने होते हैं, 2 डाइस के रिजल्ट। तो आपको पता है ना एक डाइस में 6 नंबर्स होते हैं, सेकंड डाइस में भी 6 नंबर्स होते हैं। जब हम इन 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो टोटल रिजल्ट 36 बनेंगे। ठीक है ना, टोटल रिजल्ट कितने बनेंगे, 36। आप बना भी सकते हो, कैसे, इस 1 का मल्टीप्लाई सभी से करो आप, इस 1 का मल्टीप्लाई इन सभी नंबर से करो आप, यानी सेकंड डाइस के सभी नंबर से करो तो क्या बनेगा, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। फिर सिमिलरली 2 का मल्टीप्लाई सभी से करो, 2 को सभी से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। फिर सिमिलरली 3 का मल्टीप्लाई सभी से करो, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। तो इसी तरीके से टोटल आउटकम्स या क्या कितने बनेंगे, 36 बनेंगे। ये जो फर्स्ट नंबर है ये फर्स्ट डाइस का है और सेकंड नंबर जो है वो सेकंड डाइस का है, बस इतना सा याद रखना है। तो 2 डाइस के टोटल रिजल्ट कितने बनते हैं, 36 बनते हैं। क्लियर, ये टेबल आपको अच्छी तरीके से लर्न की हुई होनी चाहिए और ये तो बहुत ईजी है, इसी तरीके से आप बना भी सकते हो। अभी एक क्वेश्चन में लीप ईयर में होते हैं 366 डेज, ठीक है ना, लीप ईयर में 366 डे होते हैं। और ऑर्डिनरी ईयर किसको कहते हैं, सिंपल ईयर को कहते हैं, जिसके अंदर 365 डेज होते हैं। कौन सा ईयर लीप ईयर है, कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं है, तो इसका पता करने के लिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। किसी भी ईयर को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसको लीप ईयर कहा जाता है। तो उस लीप ईयर में जो फेब का जो महीना होगा वो 29 डेज़ का होगा। क्लियर, ऑर्डिनरी ईयर जो होता है वो कभी भी 4 से डिवाइड नहीं होता। अब हम लास्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। यहाँ पर लास्ट कॉन्सेप्ट में जो आएगा वो है कार्ड्स के ऊपर क्वेश्चंस। आपको कार्ड का नॉलेज होना चाहिए। कार्ड में टोटल 4 शेप होते हैं, हार्ट, डायमंड, क्लब और स्पेड। सभी में 13 कार्ड्स होते हैं, टोटल कार्ड 52 होते हैं। हार्ट और डायमंड में जो कलर होता है, हार्ट और डायमंड में जो कलर होता है वो रेड कलर के होते हैं। सुन लेना, हार्ट और डायमंड में रेड कलर के होते हैं। क्लब और स्पेड जो होते हैं इनका कलर ब्लैक होता है। क्लियर, सबसे बड़ा जो कार्ड होता है वो एस होता है, ठीक है ना, ये एस होता है, इसको कहते हैं हार्ट ऑफ एस, इसको कहते हैं एस ऑफ डायमंड, इसको कहते हैं एस ऑफ क्लब और इसको कहते हैं एस ऑफ स्पेड, ठीक है ना। सेकंड नंबर में कार्ड किंग का होता है, इसको कहते हैं हार्ट ऑफ किंग, द एस ऑफ किंग ऑफ डायमंड, किंग ऑफ क्लब और किंग ऑफ स्पेड। इसी तरीके से इन सब के ऊपर फेस बना हुआ होता है। सिमिलर उसके बाद किंग के बाद क्वीन आता है, इसको कहते हैं हार्ट ऑफ क्वीन, क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ क्लब, क्वीन ऑफ स्पेड। इनके ऊपर भी फेस बने हुए होते हैं। देन उसके बाद फोर्थ कैटेगरी का जो नंबर होता है वो जैक होता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे बात करें यहाँ पर रेड कलर के में फेस कार्ड कितने, रेड कलर के टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 26 होते हैं। ब्लैक कलर के कार्ड कितने होते हैं, 26 होते हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ कि यहाँ पर फेस कार्ड कितने होते हैं, तो फेस कार्ड कितने हैं, ये 6 और ये 6, फेस कार्ड टोटल 12 होते हैं। रेड कलर में फेस कार्ड कितने होते हैं, रेड कलर में फेस कार्ड 6 होते हैं। ब्लैक कलर में फेस कार्ड कितने होते हैं, तो 6 होते हैं।
तो आपको कोई भी क्वेश्चन इन कार्ड्स के ऊपर दे सकता है। अगर आपको ये ड्रॉज अच्छी तरीके से समझा हुआ है तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कार्ड्स के ऊपर बना सकते हो, आंसर भी जल्दी से निकल जाएगा।